आज की वीडियो में अपन एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करने वाले हैं। जैसा तुम देख सकते हो इस वीडियो के अंदर कि तीन हमारे पास पॉइंट्स हैं, बेसिकली पॉइंट मासेस हैं। उन तीनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है और वो तीनों ही पॉइंट्स एक रिजिड बॉडी की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में अपन को इसी कॉन्फ़िगरेशन की कोई कंडीशन निकालनी है सच दैट ऐसा मोशन पॉसिबल हो पाए। ऑलराइट, तो ये है वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने। एक बार वीडियो को पॉज करो और जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, जो भी तुम्हारी कंडीशन आ रही है, उसको कमेंट से मेंशन करो विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए और ये होना चाहिए। सो या पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। ऑलराइट, अब शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन में हमारे सामने तीन पॉइंट्स हैं, पॉइंट P1, पॉइंट P2 एंड पॉइंट P3। तीनों ही पॉइंट मासेस हैं, उनके मासेस हैं M1, M2 और M3, और उन तीनों के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हो रहा है। गॉट इट। और हमारा एक सेंटर ऑफ मास है जिसको अपन O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक एक्सिस पास कर रही है इस प्लेन ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों ही पॉइंट पार्टिकल्स उस एक्सिस के अबाउट सेम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। तो अपन को ओमेगा पे कंडीशन निकालनी है और इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं उनके बीच में कंडीशन निकालनी है। ऑलराइट, तो पहली कंडीशन तो तुरंत आ जाएगी बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो P1, P2, P2, P3, P1, P3 इनके बीच में जो डिस्टेंसेस होंगे वो चेंज नहीं हो रहे होंगे। राइट, दैट मीन्स अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एनालाइज करूँ, जो मैं लिख सकता हूँ कैसे, कुछ इस फॉर्म में। यहाँ पर R1 R2 का डिस्टेंस बिकॉज चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है P1 P2 के बीच में वो चेंज नहीं हो रहा। एंड सिमिलरली P2 P3 और P1 P3 के चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। एंड अगेन यूजिंग एनर्जी प्रिंसिपल, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं है यहाँ पर जो एनर्जी को डेसिपेट कर सकता है। दिस शोज़ कि जो मेरी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कंजर्व रहने वाली है। राइट, एंड सिंस तीनों ही पार्टिकल्स एक रिजिड बॉडी की तरह ऐड कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ इस पूरी रिजिड बॉडी की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एक प्योर रोटेशनल मोशन के फॉर्म में, दैट इज हाफ आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा स्क्वायर। एंड सिंस ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, दिस शोज़ कि जो ओमेगा होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए कांस्टेंट, अगर हम चाहते हैं ये तीनों पॉइंट्स एक रिजिड बॉडी की तरह रोटेट करें। तो पहली कंडीशन तो अपनी ये आ गई कि ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। ऑलराइट, अब एनालाइज करते हैं कि क्या इनके बीच में जो डिस्टेंसेज हैं उनकी कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, वेक्टर फॉर्म में इस क्वेश्चन को एनालाइज करने का ट्राई करता हूँ। कंसीडर करो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो इस वक्त ओरिजिन पर है और हमारे P1, P2 और P3 के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं दैट आर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर। ऑलराइट, तो सिंस हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे है, तो हमारे पास एक रिलेशन आता है दैट इज M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 इज इक्वल्स टू 0। राइट, बेसिकली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाली अपन ने और ये तीनों ही वेक्टर्स फॉर्म में अपन ने एक्सप्रेस किया। राइट, अब अपन क्या करते हैं ना, इस P2 मास को एनालाइज करते हैं। इसका मास कितना है M2 और एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने वाला है जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, दिस लेंथ दैट इज R2। राइट, सो दैट मीन्स जो हमारे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन थे जो M1 M2 पे लगा रहा होगा और M3 M2 पे लगा रहा होगा वो एक्चुअली एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्ट करेंगे। राइट, तो अब अगर अपन ग्रेविटेशनल फोर्सेस को एनालाइज करें तो जो पहला फोर्स है वो हमारा M3 ने लगाया है M2 के ऊपर एंड उसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स M3। राइट, इसलिए मैंने यहाँ पर R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर किया है और नीचे जो उनके बीच में डिस्टेंसेस है उनका क्यूब है। सिमिलरली सेकेंड फोर्स लगाया होगा M1 ने M2 पर जिसका भी एक्सप्रेशन सेम ही फॉर्म में होगा। अब अपन क्या बोलते हैं ना, जो डिस्टेंसेस है ना इन तीनों पॉइंट्स के बीच में उसको एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली R2 माइनस R3 या फिर जो 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं A23। राइट, सिमिलरली 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं A12 और 3 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं A31। ठीक है, बेसिकली बिकॉज बार बार हो रहा था, बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लिखना पड़ रहा था, तो अपन स्मॉल वेरिएबल असाइन कर देते हैं डिस्टेंस को। राइट, ठीक है, अब इन दो फोर्स का जो समेशन होगा वो एक्चुअली किसके बराबर होगा, हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। राइट, तो आई कैन से कि F23 प्लस F21, सो आई कैन से कि F23 प्लस F21 इज एक्चुअली इक्वल टू माई सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कितना हो जाएगा। राइट, यहाँ पर अपन ने याद रखना माइनस साइन लगाया है बिकॉज जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो टूवर्ड्स द सेंटर होता है। तो R2 जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन से पार्टिकल की तरफ है, तो माइनस R2 क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा। राइट, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया फोर्सेस के बीच में। अब अपन क्या करते हैं ना, एक बार सारे एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखने के बाद हमारे सामने
ये एक वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आएगी। अब अपन क्या करते हैं, सारे वेक्टर्स को ना एक साइड रख लेते हैं। बेसिकली कोई कोएफिशिएंट R3 का, कोई कोएफिशिएंट R2 का एंड कोई कोएफिशिएंट R1 का इक्वल्स टू 0। कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं हमारी इक्वेशन को। तो फिर उसको करने के बाद हमारे सामने एक ये रिलेशन आता है, राइट। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब एक बार ध्यान दो, हमारे पास एक और वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है जो अपन ने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट से लिखी थी, राइट। एंड वो कुछ इस फॉर्म में थी। दैट मीन्स हमारी जो मेन इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे थे, अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कितना, 2 वेरिएबल्स में, राइट। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं ना, जो R3 वेक्टर है या फिर जो M3R3 वेक्टर है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे, -M1R1 वेक्टर -M2R2 वेक्टर, राइट, बाय यूजिंग सेंटर ऑफ मास कंडीशन। तो उसको करने के बाद हमारे सामने ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन बनने वाली है। हमारे सामने कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, बिकॉज अपन ने जो इक्वेशन लिखी है वो वेक्टर फॉर्म में लिखी है। और अगर दो वेक्टर्स का सम अगर ज़ीरो होता है तो या तो उनके कोफिशिएंट ज़ीरो होने चाहिए या फिर वो दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर या फिर एंटी कोलिनियर होने चाहिए, राइट। बट इस केस में अपन को पता है ऑलरेडी कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर दोनों ही कोलिनियर कभी नहीं हो सकते। दैट मीन्स इन दोनों के इंडिविजुअल्स जो कोफिशिएंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही प्यारी कंडीशन आई कि इसको ज़ीरो करने के बाद माई A21 विल बी इक्वल टू माई A23। एंड सिमिलरली अगर अपन इस वाले कोफिशिएंट को ज़ीरो कर देते हैं तब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माई जी स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 प्लस स्मॉल m3 अपन जो भी इनके बीच में डिस्टेंस था A2 A3 या फिर A1 A2 के बीच में, दैट इज़ माई A स्क्वायर, राइट। अब सिमिलरली अपन अगर क्या करें, M2 को ले लें या M3 को या 1 को ले लें, तब हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कि A13 इज इक्वल्स टू A21। और वहाँ से अपन ने शो कर दिया कि एक्चुअली हमारा रिजिड बॉडी तभी हो सकता है जब ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हो जाए। दैट इज़ आर A13 इज इक्वल्स टू आर A23 इज इक्वल्स टू आर A12। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तब हमारी जो ट्राइंगुलर बॉडी है वो कभी भी रिजिड बॉडी की तरह एक्ट नहीं करेगी। और ये प्यारा ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन की समाप्ति होती है यहाँ पर। अब अगर तुम चाहते हो कि ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तुम अपने अंदर ला पाओ, एडवांस क्वेश्चन में स्ट्रगल ना करो, देन SO60 इज़ दी गो टू प्लेस फॉर यू। अगेन आई एम सेइंग, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुम सीखने वाले होगे, अलग अलग वेरिएशंस के एक्सपीरियंस लोगे और बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। ऑलराइट, इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।